बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में बात करी थी टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या है। मैथमेटिकली हमने उसके फॉर्मूलाज को समझा था और क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। पहले इसकी हम थोड़ी थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा जो मैथमेटिकली है वो इसको समझेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि जो भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर दो डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर दो डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यार इस पे हम जाएं उससे पहले हमें थोड़ा सा वेलोसिटीज के बारे में पता होना चाहिए। भाई हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। जैसे गाड़ी है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, ट्रांसलेशन मोशन हो गई, या एक गाड़ी है वो कर्व्ड पाथ में जा रही है। जैसे कोई एक क्रिकेटर है उसने बैट लिया और बैट से एक बॉल को मारा, बॉल वो वैसे पीछे गई, कर्व करती हुई चली गई। इस तरह की मोशन है वो कैसी होती है, ट्रांसलेशन मोशन। और इस तरह की मोशन में जो वेलोसिटी है उसको ट्रांसलेशन वेलोसिटी कहा जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? भाई मोशन है वो ट्रांसलेशन मोशन है, तो इस तरह की मोशन में जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी, यानी पहली वेलोसिटी हमारी जो हो गई वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी हो गई। सीधी बात है, या तो कोई कार बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हो, ट्रांसलेशन वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी वो ट्रांसलेशन होती टाइप की। और अगर कोई चीज है वो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ में जा रही हो, ऐसे कर्व करते हुए जा रही हो, दोनों ही सिचुएशन में ऐसे ही होता है। कोई एरोप्लेन उड़ के जा रहा है, ऐसे जा रहा है कोई एरोप्लेन, ठीक है, जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ के जा रहा है, ये भी ट्रांसलेशन है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी का दूसरा टाइप क्या हो सकता है, जैसे कोई घड़ी की जो सुई है, जो कोई भी क्लॉक की निडल है ना वो रोटेट कर रही है, तो वो एक पॉइंट के अलोंग रोटेट करती है, यानी दूसरा रोटेशनल मोशन की मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसको आप क्या कहते हो, रोटेशनल वेलोसिटी। यानी साइक्लिक पाथ, पाथ है ना वो साइकिल जैसा अगर हो, चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा हो, साइक्लिक पाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा हो ना, उसकी वेलोसिटी को आप कहेंगे रोटेशनल वेलोसिटी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई है। भाई जब हम इक्विलिब्रियम पे चलेंगे, स्टैटिक और ये डायनामिक, इससे पहले हमें क्या जानना जरूरी कि वेलोसिटी कितने टाइप की, दो टाइप की, ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा हो, कर्व्ड पाथ में जा रहा हो, ट्रांसलेशन। अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के चारों तरफ अलोंग द एनी पॉइंट अगर वो रोटेट कर रहा हो, घूम रहा हो, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ कर रहा हो, या कोई एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ भाई रोटेट कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन को आप ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगी उसको आप रोटेशनल वेलोसिटी कहेंगे। अब हम बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखो यार स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, उसके लिए दो चीजें होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए दो चीजें होना बड़ा जरूरी है। नंबर एक, उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी और उसकी रोटेशनल वेलोसिटी दोनों जीरो होने चाहिए। बहुत गहरी बात मैंने कही आपसे, ध्यान से समझना आप इसको। उसकी रोटेशनल वेलोसिटी और उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी दोनों होनी चाहिए जीरो। अगर उनकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो उनका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा जीरो। सही बात है, तो उनका एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन ये है, ये तो एक ही कंडीशन में आ गया, वेलोसिटी भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो। दूसरी बात, उनके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। नहीं समझे? एक एग्जांपल से समझो यार। जैसे कि तुम्हारे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर रखी है एक बुक, उस टेबल पे रखी है एक बुक। उस बुक के ऊपर की तरफ टेबल लगा रही है नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रहा है। वो बुक रेस्ट में है, ध्यान रहे। स्टैटिक का मतलब क्या है यार, रेस्ट। वो बुक ना तो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है ना नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब बुक रेस्ट में है। इस बात को समझ पा रहे हो ना आप? ऐसे इक्विलिब्रियम को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हो। उस बुक की वेलोसिटी जीरो है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी जीरो है, और एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी भी जीरो है। रोटेशनल को एंगुलर हम कह देते हैं ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है भाई, और वी भी जीरो है, ऐसा कह सकते हो। और नेट फोर्स, साथ में नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए ना। नेट फोर्स टोटल आ गया, फिर भाई फोर्स चाहे वो टॉर्क हो चाहे फोर्स हो। रोटेशनल वेलोसिटी की जब तुम बात करोगे यानी एंगुलर वेलोसिटी की, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क की वजह से होता है, तो वो जीरो होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूं।
ये है हमारी कोई भी एक टेबल, ये हमारी एक टेबल है और इस टेबल पे रखा है एक ऑब्जेक्ट। मान लो ये हमारी बुक है, टेबल पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट के अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो, अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, तो दो तरह की मोशन की बात हुआ करती है। नंबर एक ट्रांसलेशन, और नंबर दो रोटेशनल। नंबर एक ट्रांसलेशन मोशन और नंबर दो रोटेशनल मोशन। इन्हीं दोनों तरह की मोशन की बात होती है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन। जब ट्रांसलेशन मोशन की आप बात करते हो तो उसमें वेलोसिटी होती है लीनियर, यानी ट्रांसलेशन वेलोसिटी सीधा सीधा चल रहा है, कर्व पाथ में चल रहा है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी को आप जीरो ना लिख के चाहो तो आप लिख सकते हो कांस्टेंट। ये कैसे लिख दिया सर जीरो बताते बताते कांस्टेंट? सुनो अभी ध्यान से थोड़ा। अगर देखो यार मैं ये कह रहा हूं कि नेट फोर्स जीरो है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो एफ नेट है ना वो जीरो होना चाहिए, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो ना यार तो इस बात का मतलब आप निकाल ही लोगे। जब एफ नेट जीरो है, और ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, पढ़ा चुका हूं इस चीज को, मैं जब फोर्स बता रहा था आपको पढ़ा चुका हूं। देखो एफ नेट है वो जीरो है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्स को मिला करके जो आ रहा है वो जीरो है, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर बात है यार। तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है? बिल्कुल एकदम ठीक बात कही है, एक नंबर की बात कह दी है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी को आप कांस्टेंट नहीं बुला सकते? यार ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर भी रहा हो, ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर भी रहा हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता? एक्सेलरेशन तो यार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है शायद, v माइनस यू अपॉन में टी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, यानी 50-60 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट चल भी रहा है, सपोज दैट, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, क्या उसकी, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है यार। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 60 से चल रहा है तो 60 माइनस 60 अपॉन में टाइम कितना ही हो, क्या फर्क पड़ता है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और क्या जीरो वेलोसिटी को तुम कांस्टेंट नहीं कह सकते? सही बात है, वो जीरो ही बनी हुई है, चेंज हो ही नहीं रही, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कह सकते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन में दो बातें, इसका नेट फोर्स जीरो हो और इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, तो यहां इसकी वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। तो पहली शर्त, पहली कंडीशन तो ये हो गई। मैंने दो कंडीशन बताई थी कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी ने एंगुलर वेलोसिटी एक तो जीरो होनी चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला था कि जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो वेलोसिटी ये पहले टाइप की वेलोसिटी है। दूसरी मेरी एंगुलर वेलोसिटी होती है। जो मेरा वेलोसिटी का दूसरा टाइप है रोटेशनल के अंदर, जो रोटेशनल वाली वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, यानी आप जीरो ही मान लो कि भाई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में ही है तो कहां से वेलोसिटी तो है तो कांस्टेंट ही। हाँ, अगर इसमें फोर्स लगता है, इसमें जो एक्सेलरेशन है उसका रीजन कौन बनता है? फोर्स। जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जाता है, जब ऑब्जेक्ट घूमता है, यार लास्ट वीडियो में बताया था टॉर्क, तो यहां पे टॉर्क हो जाएगा। तो जो मेरा टॉर्क है ना यार, वो भी नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। इसके ऊपर जो नेट टॉर्क है जीरो होना चाहिए। तो इसी की वजह से जो मेरा अल्फा होगा वो भी जीरो हो जाएगा। अल्फा एक्सेलरेशन ही तो है, रोटेशन का एक्सेलरेशन अल्फा होता है यार। तो अल्फा, तो जो हमारा अल्फा है वो भी क्या होगा? जीरो होगा। और जब रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई या नहीं हो गई? तो ये दो बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर ये हमें टेस्ट करना है, उसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो हो, यानी ट्रांसलेशन वेलोसिटी जीरो हो, एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो, उस पर नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो और उसका नेट एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा भी जीरो। ये लीनियर है, ये एंगुलर है, ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर मोशन के अंदर जो फोर्स होता है उसी के अंदर ये टॉर्क हो जाता है। ठीक, तो देखो यार, अगर ये रेस्ट में है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, इसके ऊपर सेम फोर्स, जैसे ऊपर की तरफ इसके पास एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा,
एक F नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ जो ये सरफेस इस पे लगा रही होगी, और ये ऑब्जेक्ट है अपने मास के बराबर यानी mg फोर्स, एक ग्रेविटेशन की वजह से एक mg फोर्स नीचे की तरफ जरूर लग रहा होगा। लेकिन यार ये दोनों फोर्स ना यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है, तभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये दोनों फोर्स यानी ये जो फोर्स नॉर्मल है और ये जो फोर्स mg है, ये दोनों यार एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ना तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और ना ही ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। देखो मुझे तो इतना ही समझ में आया यहाँ से, जो कुछ अभी तक बताया उससे इतनी बात समझ में आई, क्योंकि अगर इस पे कोई टॉर्क काम कर रहा होता, नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, तो फिर ये रोटेट करने लग जाता है यार, रेस्ट में कैसे हो सकता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब यार आप समझ चुके हो, थोड़ा सा मैथमेटिकली भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बात समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम डायनामिक की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यार हमारा क्वेश्चन है, इफ रोड इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या है भी बताऊंगा। हमारी जो रोड है ना, ये देखो ये रोड, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से हैंग कर रखा है, यहाँ से हैंग कर रखा है, दो रस्सियां बांध रखी हैं और उन रस्सियों पे एक रोड को हमने रोक रखा है। मान लेते हैं कि इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, या फिर आप ऐसे मान लो कि इसी पॉइंट के अलोंग ये रोटेट करना चाहती है। इसको आप ऐसा मान लो ये वो पॉइंट है जहां से रोड रोटेट करना चाहती है, जहां पे कोई पॉइंट फिक्स नहीं कर देते हम, जहां से कोई भी चीज उसके चारों तरफ रोटेट करती है, तो सेंटर ऑफ मास को भी वैसा ही पॉइंट मान के चलते हैं हम लोग। तो ये सेंटर ऑफ मास है, और यार ऐसा मानते हैं कि यहां ऊपर से एक फोर्स लग रहा है। देखो यहां ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 20 न्यूटन, यहां एक 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्लियर बात हो गई। अब यार बात ये है, यहाँ पे कोई भी मास रखा हुआ होगा जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, या हमने लगाया यहाँ पे फोर्स, जैसे भी हो रहा है। तो यार बात ये है कि अभी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स रस्सी में, और यहाँ भी एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स इस रस्सी की वजह से। तो हमें इन टेंशन फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें ये करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। हमें T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यार अगर आप अच्छे से समझ गए हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, तो आप अभी देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और नहीं भी होता है तो हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। देखो मैंने आपको सबसे पहली सिचुएशन क्या बताई थी कि नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो हो। क्लियर बात। तो सबसे पहली कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे जब हमारा नेट फोर्स जीरो है। सबसे पहली कंडीशन कि हमारा जो एफ नेट है उसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। एफ नेट को जीरो करने का मतलब समझ रहे हैं आप, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, एफ बी डी। मान लो ये हमारा एफ बी डी करते हैं, उस टाइम क्या करते हैं हम, हमारे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये हमारा, मान लो ये हमारी रोड है, ये हमारी रोड है, इस रोड के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं थोड़ा बताओ। मान लो हमारी ये जो रोड है इसका मास 10 kg है, ठीक है, हमारी जो रोड है इसका मास 10 kg है। तो देखो इस मास की वजह से नीचे एक फोर्स काम कर रहा होगा mg। बिल्कुल क्लियर बात, मैंने गलत तो नहीं कहा। ये रोड है, नीचे जाना चाहेगी क्योंकि लटकाया हुआ है इसको हमने हवा में, तो रोड नीचे तो जाना चाहेगी, तो mg फोर्स नीचे काम कर रहा होगा इसके मास की वजह से। हाँ, इस रोड के ऊपर एक ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है T1, जो हमने अभी देखा ये रस्सी लगा रही है, और ये दूसरी रस्सी एक और फोर्स लगा रही है हमारी इस रोड पे, टेंशन फोर्स T2। क्या नीचे की डायरेक्शन में कोई और फोर्स भी लग रहा है, ये देखो 20 न्यूटन। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो ये टोटल फोर्स काम कर रहे हैं मेरी नजर में। देखो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी अगर फोर्स काम कर रहा है तो उसका यार लेना देना ही नहीं। देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं, जहां पे कोई चीज बैलेंस हो जाए। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे मेरा मार्कर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अगर मैंने यहाँ पे फिंगर रखी और उसके बाद ना ये इधर गिरे ना ये इधर गिरे तो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जरूरी नहीं है ये सेंटर में हो, अगर इधर मैं मास को बढ़ा दूं तो ये कहीं इधर खिसक जाएगा, इधर मास को बढ़ा दूं तो कहीं इधर खिसक जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। तो यार सेंटर ऑफ मास की वजह से नीचे एक फोर्स लग रहा है, मैंने अभी बताया mg, वो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा इस सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ mg। मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा, यहां से मेरी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं हो जाएगा इससे, पर एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो यार, तो यहां नेट फोर्स जीरो मुझे करना है। तो देखो सबसे पहले यार ऊपर की तरफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की तो बात ही नहीं, इधर कोई फोर्स लग रहा हो नहीं लग रहा हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोटेशनल मोशन यार नहीं, और है भी नहीं कोई फोर्स। देखो तो यहाँ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन को अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑफ वाई डायरेक्शन को मुझे करना है जीरो,
यही करना है नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन और नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। नेट फोर्स जीरो का मतलब यही होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी जीरो और फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी जीरो, ऐसा ही तो होता है। तो यार भाई इसके अंदर देखो, यहां जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं वो मुझे दो दिख रहे हैं, एक तो T1 और एक T2। तभी तो देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यार ना रोड ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है भाई, ना रोड ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो देखो यार जो मेरा T1 और T2 ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो mg मास इंटू ग्रेविटेशन, तो प्लस क्यों करें भाई, इसको इक्वल रख देते हैं। ऊपर वाले के इक्वल नीचे वाले हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम है, तभी तो ये रोड ऊपर ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। तो ये हमने रखा, ऐसे क्वेश्चन हमने फोर्स वाले चैप्टर में भी खूब किए थे। तो mg और प्लस ये 20 न्यूटन जो ऊपर से लग रहा था, यही सिचुएशन बनती है। अब भाई वैल्यूज रख देंगे, तो देखो T1 प्लस T2 और mg, g की वैल्यू यार 10 मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसको मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार जो मास है वो रोड का मास हमने 10 kg माना था, तो 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा भाई 100 न्यूटन और प्लस यहाँ पे है 20 न्यूटन। तो क्या यहाँ T1 प्लस T2 इक्वल्स टू ये 120 न्यूटन नहीं आ गया? आंसर नहीं आया भाई, T1 प्लस T2 आया है। हमें क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। हमें T1 और T2 की अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, T1 और T2 की वैल्यू प्लस मतलब दोनों को साथ जोड़ के हमारे पास वैल्यू आ गई है 120 न्यूटन। सर आंसर कैसे नहीं आया यार? मैंने आपको शुरू में बताया था भाई नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो टॉर्क को भी कंपेयर करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पहली चीज तो आपने नेट फोर्स को जीरो किया था, पहला पॉइंट आपने नेट फोर्स को जीरो किया था। अब दूसरा पॉइंट आप क्या करो, नेट टॉर्क को जीरो करो। दूसरा पॉइंट आप नेट टॉर्क को जीरो करो। अब टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं यार। टॉर्क का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है देखो, R इंटू में F, R इंटू में F ये होता है। और R क्या है, R मोमेंट आर्म होता है। मोमेंट आर्म कौन सी जगह होती है यार? तुम जिस पॉइंट पे, पिछला वीडियो देख लो मेरा टॉर्क पे जाके, जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो, जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो, जैसे यहाँ तुमने फोर्स लगाया तो फिक्स पॉइंट जिसको तुमने जिस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रही है आपकी बॉडी, वहां से लेकर के और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, उसको टॉर्क कहते हैं। नेट टॉर्क जीरो कैसे होगा? देखो कुछ ये जो फोर्स काम कर रहे हैं इन्हीं की वजह से हमें टॉर्क देखना है। तो देखो यार T1 फोर्स की वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ घूमेगी कि नीचे की तरफ, बस मुझे इतना बताओ। ये पहला T1 फोर्स लग रहा है ना, इस T1 फोर्स की वजह से मेरी बॉडी ऊपर की तरफ घूम रही है कि नीचे की तरफ? रोड ऊपर जाना चाहेगी, T1 फोर्स ये चाहता ना कि मैं इस रोड को ऊपर ले जाऊं, तो ये उधर घुमाएगा, सही बात है। तो जब ये उधर घुमाएगा और परपेंडिकुलर फोर्स लग ही रहा है, ये परपेंडिकुलर फोर्स जब लगता है तभी हमारा कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो यार ये ऊपर की तरफ घुमाएगा, तो क्या टॉर्क की डायरेक्शन याद करो यार, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह से ना, क्लॉक की तरह से। भैया हमारा कैमरा है वो ऑफ हो गया था। देखो यहां अगर आपकी रोड अगर उधर रोटेट करे, यानी उस साइड में अगर रोटेट करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करे, तो आपका टॉर्क हमेशा होगा कैसा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव। और अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में बताया था यार ये मैंने, है ना, तो टॉर्क जब हमने पढ़ा था तो एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा भाई, अरे मार्कर यार रेड वाला लेना था हमें ना, देखो पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो क्लॉकवाइज हो गई ना, तो क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव। ध्यान रह जाएगी ये बात आपको। तो देखो यार हमें टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो करना है। तो पहला फोर्स ये है हमारा T1, ये FBD देख लो, T1 फोर्स लग रहा है। T1 फोर्स की वजह से टॉर्क, देखो यहाँ ये हमारा जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अलोंग हम रोटेशन मान के चल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अलोंग। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ जो डिस्टेंस है भाई, अगर पूरी डिस्टेंस 10 मीटर है तो यहाँ पे जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। इधर भी 5 मीटर होगी और उधर भी 5 मीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में है, इसका सीधा मतलब यही हो गया ना कि 5 इधर 5 इधर, बात खत्म। तो यहाँ
5 मीटर डिस्टेंस है इससे, तो थोड़ा सा देखो यार आप, ये 5 मीटर डिस्टेंस है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, टेंशन फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है वो कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स, उसको मैं लिखता हूँ टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स, टेंशन में भी T1 फोर्स, इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है ना, एक तो फोर्स इनटू में, तो पहला तो फोर्स T1 लग रहा है, और इनटू में क्या R इंटू एफ, फोर्स इंटू में R, तो R कितना है, यानी ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट से, जहां जो पॉइंट आपका फिक्स है ना, जिस पॉइंट पे रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट से फोर्स जहां लग रहा है उसकी डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये आ जाएगा 5T1, इसको मैं लिख देता हूं 5T1, ठीक है। दूसरा फोर्स यार लग रहा है ये 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन की वजह से रोटेशन ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ, ये तो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताओ T1 फोर्स की वजह से रोटेशन कहां हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, नेगेटिव आएगा क्लॉकवाइज जब होगा, तो नेगेटिव लगा दो भाई, यहां लगा दो नेगेटिव, तो -5T1, ठीक है। T2 की वजह से, अच्छा 20 वाले की तरफ से देख लो, 20 वाला ऊपर से लग रहा है, तो मतलब रोड इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो टॉर्क क्या होगा, इसकी डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस पे लग रहा है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर मान लेते हैं, बहुत है 2 मीटर मान लेते हैं, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ना यहां तक की, वो कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो 2 मीटर पे, इस पॉइंट से 2 मीटर पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इनटू में R क्या है, मोमेंट आर्म जो कि 2 है, इस फोर्स के लिए 2 है भाई, जो पॉइंट फिक्स मानना है ना तुमने, उस पॉइंट से जहां फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस लेनी होती है ये टॉर्क में, लास्ट वीडियो जाके देखो यार, है ना। देखो इसके बाद जो हमारा फोर्स कौन सा होगा, एक तो ये टॉर्क आया, इसका टॉर्क आ गया, दूसरा टॉर्क हमारे पास कौन सा आ गया, टॉर्क फॉर 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का जो टॉर्क आया वो बताओ नेगेटिव की पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव और 20 इंटू 2 यानी 40, तो -40 आ गया, ये इसकी वैल्यू -40 आ गई, -40 कितना क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। एक बार यूनिट नहीं लिख रहा मैं। तीसरी चीज, तीसरा कौन सा फोर्स लग रहा था भाई, नीचे की तरफ mg लग रहा था, mg तो देखो बिल्कुल सेंटर पे, भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर में, mg कहां से लगेगा। अब जब भी यार जहां जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट के अलोंग रोटेशन हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा होता है, उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लगता है उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होता। इसका मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लास्ट वीडियो में दिया था। जैसे कि मान लो तुमने कील गाड़ी हुई है भाई, ये मार्कर है, तुमने इसमें कील गाड़ी हुई है, तो मैं उस कील पे ही फोर्स लगा रहा हूं भाई, ये लो उस कील के, उस एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही फोर्स लगा रहा हूं। यार ये कैसे रोटेट करेगा, या तो मुझे फोर्स यहां लगाना पड़ेगा तब ये रोटेट करेगा, मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं यहीं पे या यहीं पे या यहीं पे, इसके नीचे इधर से भी लगा दो यार, कैसे रोटेशन होगा, नहीं होगा। या तो मुझे थोड़ा सा यहां लगाना, या यहां फोर्स लगाना होगा, या इधर लगाना होगा, तो इसकी वजह से कोई भी रोटेशन नहीं होगा, यानी इसकी वजह से टॉर्क 0 होगा, mg की वजह से टॉर्क 0 हो गया। एक और फोर्स बच गया T2, तो T2 की वजह से भी कुछ ना कुछ टॉर्क तो होगा ही भाई। तो जो फोर्स T2 है उसकी वजह से क्या टॉर्क है, तो टॉर्क फॉर ड्यू टू फोर्स T2, इसकी वजह से टॉर्क देखो ऊपर की तरफ है, ये चाहता है कि ऊपर की तरफ रोड को घुमाए, है ना, ऊपर की तरफ रोड को घुमाना चाहेगा ये वाला फोर्स, तो इसका मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ये, तो टॉर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यार T2 इंटू में डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर भाई, यहाँ पे इधर 5 थी तो इधर भी 5 थी, तो ये आ जाएगा 5, ये प्लस का आएगा +5, और इंटू में R कितना है, R तो 5 हो ही गया ना, इस सेंटर से उसकी डिस्टेंस, और T2 5T2 ये आ गया। तो देखो यार ये हमारे पास टोटल टॉर्क आ गए हैं। अब इन सारे टॉर्क को जोड़ दिया जाए ना, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नेट टॉर्क 0 आना चाहिए। तो मैं इसको यार रफ करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये इक्वेशन को रख लूंगा एक बार, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ये हम जानते हैं। तो देखो नेट टॉर्क 0 आना चाहिए, नेट टॉर्क को हमें 0 करना है, तो ये सारे टॉर्क हैं। तो देखो यार नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, पहला टॉर्क -5T1, दूसरा टॉर्क -40, और तीसरा टॉर्क आया +5T2, और ये सब किसके बराबर हैं, 0 के बराबर, क्योंकि नेट टॉर्क तो क्या है, 0 है। यही तो है कमाल की बात, नेट फोर्स को 0 किया था, उसे एक इक्वेशन बनी थी, नेट टॉर्क को 0 करेंगे दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो यार ये हमारे पास आ गया देखो 5T1 और 5T2, ये तो कैंसिल हो गया यार,
तो इसका मतलब यार ये वैल्यू कैसे आएगी? नहीं यार, यहाँ पे T1 है, इधर T2 है, कैंसिल कैसे हो जाएगा? यार बेवकूफ़ों वाली हरकतें हम कर रहे हैं। 5T1 और 5T2, 5 को कैंसिल करें तो भी यार बात नहीं बनेगी। देखो यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? 5 कॉमन आ सकता है, ये 8 बच जाएगा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1, इस सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो T1 और इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो माइनस T2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 और इक्वल्स टू 0। ये लिख सकता हूँ यहाँ से। 5 कॉमन ले लिया था, नीचे गया तो 0 हो गया। T1 को इधर उठा लाया, T2 को भी इधर उठा लाया और 8 को भी इधर उठा लाया, 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बनी। अब देखो पहली इक्वेशन बनी थी T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 120। T1 प्लस T2 कितना बना था? 120। यहाँ से T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 8 लिखा जा सकता है। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू आ गई, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई। अब नीचे वाले को भी रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस करना कुछ नहीं है यार, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है। देखो ये एक इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे की तरफ। एक आई थी हमारे पास T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 180, ये आई थी, और 120 थी यार शायद, आई थिंक 120 है ना, यहाँ लिखा हुआ था, आपको याद होगा, मुझे यही याद आ रहा है 120 थी, है ना। और यहाँ दूसरी आई है T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 8, ऐसा आया है। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या कर सकते हैं भाई, इनको जोड़ दो, ऐड कर दो। तो जब इनको आप ऐड करोगे क्या वैल्यू आएगी? तो देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, T2 से T2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2T1 इक्वल्स टू 128। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 2, ठीक है। तो T1 की वैल्यू आ गई, जो T1 की वैल्यू आएगी उसको यार यहाँ पे ला के रख देना, T2 की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप समझ गए ना। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसमें वेलोसिटी 0 ना हो तो चलेगा, एग्जिस्ट कर सकती है। उसकी कंडीशंस क्या है कि भाई जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो भी हो, रोटेशनल वेलोसिटी वो भी हो सकती है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, 0 की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नेट फोर्स हो 0 होना चाहिए। बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स काम नहीं करे, नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, तो उसको आप कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होती है? जब आपकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी 0 नहीं हो, कोई बात नहीं, एग्जिस्ट कर सकती है, रोटेशनल वेलोसिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है, पर जो नेट फोर्स है उस सिचुएशन में भी 0 होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है सर? जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ये कोई रोड है, उस पर कोई गाड़ी जा रही है, मान लो एक फिक्स वेलोसिटी से जा रही है, 40, 50, 60 किसी से भी जा रही है, 50 से जा रही है मान लो, 50 मीटर पर सेकंड। यहां मैंने देखा 50 पर सेकंड, थोड़ी देर बाद देखा 50 पर सेकंड, थोड़ी देर बाद देखा 50 मीटर पर सेकंड। मतलब यार इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। क्लियर बात हो गई? तो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो यार रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यही था कि आपका एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक के बारे में हमने समझ लिया और डायनामिक के बारे में भी हमने समझ लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, जिससे आपको और क्लियर हो गई होगी चीजें। इसका आंसर निकाल के जो भी आएगा भाई कॉमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर देना। यार इतनी मेहरबानी करना तुम हम लोगों पे। T1 इक्वल्स टू आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 64। T1 की वैल्यू 64 न्यूटन, ठीक है। दो वैल्यूज निकालनी थी, T1 और T2। तो T1 की वैल्यू 64 न्यूटन, T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, T1 64 तो T2 आ जाएगा 64 को उठा के उधर ले जाओ, जो भी बचेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो T1 और T2 पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। तो यार ये था हमारा वीडियो, जिसके अंदर आई होप जरूर आपने सीख लिया होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, हेल्प किया आपकी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।